मैं अंशु जी जरा आपसे एक एक चीज इसलिए पूछ ले रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी पेशबंदी हो रही है, चाहे वो शशि थरूर जी हों, शशि थरूर तो खैर मेंबर हैं, कुछ जगह दिग्विजय सिंह साहब हों, कुछ जगह की पेशबंदी का एक बड़ा कारण आसन्न राज्यसभा चुनाव भी है। राज्यसभा में बंगाल में 2 अप्रैल को 6 सीटें खाली हो रही हैं, 5 सीटें खाली हो रही हैं, माफ कीजिएगा। और थ्योरेटिकली तो अभी 3.5 पौने 4 साल दूर है अगला लोकसभा इलेक्शन। मुझे लगता है कि किसी के लिए भी, कोई भी जो व्यक्ति है, क्योंकि इनका 21 जून को दिग्विजय सिंह का भी टर्म समाप्त हो रहा है। मैं इसलिए ये बता दे रहा हूं कि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, सबका प्रेशर टैक्टिस है। बीजेपी को सूट करता है, क्योंकि अगर जो प्रफुल्ल जी ने कहा कि उनकी कंस्टिट्यूंसी ऐसी है कि मुस्लिम ज्यादा वोटर हैं इसलिए जाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप चेस बोर्ड पे बैठे हैं, सबसे आसान है राज्यसभा से लेते हैं, और कोई बीजेपी में ऐसा है भी नहीं वहां राज्यसभा की जिसको अगर नहीं देंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा। राज्यसभा से ले, और 6 साल पक्के हैं, अगला लोकसभा इलेक्शन भी निकल जाएगा, ये 2 विधानसभा भी निकल जाएंगे, और अधीर रंजन चौधरी एक ऐसा फेस है जो लगातार, मतलब अगर आप प्योरली फ्रॉम बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमला करते रहे हैं। वो कभी भी सॉफ्ट नहीं रहे हैं इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद। और इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी क्लिप इसलिए दिखा दे रहा हूं। अमित शाह बिल्कुल क्लियर, आप अमित शाह की बात देखिए और फिर ध्यान से देखिए कि अधीर रंजन क्या कह रहे हैं। अमित शाह जो कल बोल रहे हैं, उनको बंगाल में वो नाम नहीं ले रहे हैं कांग्रेस का, लेकिन ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट शासन से पहले बंगाल में कितना सुशासन था, इसकी तारीफ जरूर कर रहा है। मैं एक 30 सेकंड की क्लिप है वो दिखा दे रहा हूं, क्योंकि उसी रेफरेंस में ये बात है कि आज ममता बनर्जी को हमला करने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति अधीर रंजन है, जिसकी बीजेपी को, जिसको बोलते हैं बंगाल की भाषा में, दरकार है। जरा ये दिखा दीजिएगा। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। जी अंशु जी, मैं इसी पे मैं इसी पे ये पूछ रहा हूँ कि ये राज्यसभा की भी पेशकश है, प्रेशर टैक्टिस है। और अगर आप वैसे देखिए तो अधीर रंजन चौधरी जी के लिए इस समय उनको बीजेपी की जरूरत है अगर वो राज्यसभा दे देते हैं, और बीजेपी को उनके जैसे एक क्रेडिबल फेस की जरूरत है जो ममता बनर्जी को लगातार चैलेंज करते आए हैं। शुभेंदु का जितना भी कह लीजिए, एक समय तो ममता बनर्जी के ही, जिसको चेले बोलना ठीक नहीं है, उनके साथ ही रहे, उनके सहयोगी रहे, उनके साथ रहे, तो वो वाली क्रेडिबल बात नहीं होती जितना अधीर रंजन ने जितना टारगेट किया है ममता बनर्जी को। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहता हूँ, अंशु जी। देखिए, अधीर रंजन चौधरी की अगर बात आप इस तरह से कर रहे हैं कि बीजेपी उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, या फिर जिस तरह से आज उनके पास कोई पद नहीं है, या फिर कांग्रेस में उनकी उस तरह से स्थान नहीं है, या लगता है कि एक हाशिए पर डाल दिए गए हैं तो शायद वो बीजेपी में चले जाएं, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा संभावना नजर नहीं आती है। क्योंकि इसको इस तरह से देखना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो कोई मीर जाफर होने वाले हैं यहाँ पर। आपने जरूर तुलना की कि दिग्विजय सिंह और शशि थरूर की। अगर उनका लिया देखा जाए तो वो लंबे समय से बीजेपी के साथ नजदीकी दिखाते रहे हैं, गाहे बगाहे वो उनकी तारीफ भी करते रहे हैं, और बहुत से मौकों पे उनकी नजदीकी नजर आई है। अभी चाहे दिग्विजय सिंह ने जैसे आरएसएस की प्रशंसा की, और बाकी उनका जो है शशि थरूर का तो जग जाहिर ही है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने हमेशा बीजेपी पर हमला किया है। उनकी एक आक्रामक हमेशा एक राजनीति रही है, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई राज्यसभा की सौदेबाजी के लिए बीजेपी के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति का जो पूरा एक तेवर रहा है, जो पूरा एक मिजाज रहा है, वो चाहे जब लोकसभा में भी जब नेता थे कांग्रेस की तरफ से, तो वो बहुत तीखे हमले करते थे। और ऐसे ही जब भी वो फ्लोर पे भी रहे, हमेशा वो बीजेपी पर तीखे हमले करते रहे। और ये सही बात आपने कही कि वो ममता बनर्जी हमेशा उनके टारगेट में रही है प्रदेश में, और हमेशा उन पर उन्होंने हमले किए हैं। लेकिन
आप ये समझिए कि शुभेंदु अधिकारी को क्यों लाया गया था, उसकी एक वजह थी, क्योंकि एक आपको अलायंस बनाना था, इंडिया अलायंस बनाना था, और उसमें ममता बनर्जी को साथ लेकर चलना था। और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने ये चीज की आवश्यकता समझी कि इतना मुखर होकर जो विरोध करते हैं अधीर रंजन चौधरी, तो ममता बनर्जी के साथ पटरी बैठाना मुश्किल होगा। तो उस लिहाज से उनको पार्टी अध्यक्ष पद से उस समय हटाया गया और एक सॉफ्ट व्यक्ति को लाया गया, जिनकी नजदीकी भी रही थी ममता से। तो उस समय ये देखना जरूरी था कि इंडिया अलायंस के लिहाज से, एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिहाज से, थोड़ा पैसिफाई करने के लिए ममता बनर्जी को। लेकिन आज जो हम जरूरत देखते हैं वो ये जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अगर अपना रिवाइवल करना है, जिस तरह से वो 2021 के बाद जीरो में पहुंच गई है यहाँ पर, तो उसे आज अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता की फिर से दरकार है। क्योंकि कांग्रेस के पास भी उनसे ज्यादा मुखर, उनसे ज्यादा आक्रामक और उनसे ज्यादा पहचाना हुआ चेहरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस को जरूरत है कि वो तरजीह दे अधीर रंजन चौधरी को। और अधीर रंजन चौधरी भी ये शायद जानते होंगे कि बीजेपी में उनके को जाने से कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। अगर एक राज्यसभा की सीट मिल भी जाती है तो क्या उनके लिए एक एक्टिव पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा इनाम होगा, या वो इससे संतुष्ट हो जाएंगे? वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। अभी कल परसों ही तो उन्होंने मुर्शिदाबाद में टीएमसी के एक पार्षद सदस्य है, उनको शामिल करवाया है, शहनाज शायद उनका नाम है। तृणमूल के वो लगातार जो है वो मेंबर्स को तोड़ रहे हैं, कांग्रेस में ला रहे हैं, और अभी भी वो पश्चिम बंगाल में उसी तरह की बातें करते हैं, हमले करते हैं। और आज जो वो मतलब पीएम से जाके मिले, या उन्होंने ये मुद्दे रखे घुसपैठियों के या इन चीजों के, तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा ये रीड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हमारा एक मीडिया है, गोदी मीडिया, वो बहुत सारी इसी तरह की बातों को फैलाता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत चीजों को कहा कि ये नेता जा रहे हैं, उन्होंने तो पहुंच जाएंगे, पर ये चीजें होती नहीं है। कि बहुत सारी चीजें ऐसी अफवाहों के तौर पर भी फैलाई जाती हैं। और अधीर रंजन चौधरी को भी बीजेपी में जाने में कुछ बहुत मिलने वाला नहीं है, कोई बड़ा स्थान। और साथ ही जो वहां पर बीजेपी की लोकल इकाई है, जो वो अगर बात कर रहे हैं अमित शाह की 3 से 77 सीटों पर वो पहुंचे हैं और 38% तक पहुंच गए, तो वहां के भी जो लोकल नेता है और इकाई है, क्या वो अधीर रंजन जैसे नेता के को स्वीकार करेंगे कि वो आकर सारी मलाई खा लें उनकी जब चुनाव के नजदीक पे है? मुझे नहीं लगता कि वहां का जो एक लोकल धड़ा है वो इसको बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करेगा। और जिस तरह से हमेशा आक्रामकता रही है अधीर रंजन चौधरी की, उन्होंने कभी तो मोदी की तारीफ करते मैंने नहीं सुना, या बीजेपी की। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी कुछ ऐसी नैसर्गिक वहां पर एंट्री बनती हुई दिखाई देती है। जरूरत यह है कि कांग्रेस उनको अब खड़ा करे वहां पर। जिस तरह से सिनेरियो बदल रहा है, 7%, अगर 7% भी कांग्रेस का वहां पर है एक वोट बैंक, तो उसे ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट के साथ तो जाकर देख लिया कि क्या हुआ। अब उनको वहां पर अगर खड़ा होना है तो उनको ऐसे नेताओं की जरूरत है। अभी देखिए जिस तरह से मुद्दा उन्होंने उठाया घुसपैठियों का या मटुआ संप्रदाय का, ये बहुत जरूरी है जानना कि वहां पर जो मतुआ हैं उनके लगभग 3 से 4 करोड़ वोट हैं। ये हिंदू दलित संप्रदाय हैं, और आप जानते ही होंगे कि ये जो है 19वीं शताब्दी में ये संप्रदाय बना था। और जो हिंदू समाज में दलितों के स्थान के लेकर जो भेदभाव असमानता थी उसके विरोध में, और ये मतलब अविभाजित जो भारत था उस समय, ये जो अब बांग्लादेश है वहीं पर थे। और 1947 में भी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ आए, और 71 में भी बांग्लादेश बनने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ आए। तो 3 से 4 करोड़ हैं, और बहुत सारा जो इनका वोट बैंक है वो टीएमसी के पास, कांग्रेस के पास और बीजेपी सभी के पास ये बटा हुआ है। और आपको ये जानकारी होगी कि अभी अगस्त में ये राहुल गांधी से भी इनका एक 30 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मिला था बिहार में जाकर। उन्होंने अपनी समस्या रखी थी कि एसआईआर के समय मतलब हमारी नागरिकता के ऊपर प्रश्न है, क्योंकि हम बांग्लादेश से आए तो वो वंशावली में उस तरह दिखाने की चीजें नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो ये बात जो उठाई तो वो उन्होंने सीरियस ही इस बात को उठाया है। और आप ये देखिए कि ये चीजें तो वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। तो मैं तो इसमें ये कहीं रीड नहीं कर पा रही हूँ कि वो बीजेपी में जाने के लिए लालायित हैं। बीजेपी तो जरूर चाहती होगी कि कोई ऐसा नेता उनके पास आए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो हमेशा उन पर इतना हमला करते रहे हैं,
मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अधीर रंजन चौधरी को लाकर या उनको कोई राज्यसभा का लालच देकर कोई बहुत बड़ा हासिल होने वाला है बीजेपी को, और ना ही अधीर रंजन चौधरी को। इस समय जरूरत है कांग्रेस को कि वो अधीर रंजन चौधरी को फिर से खड़ा करे। मैं तो इसको इस तरह से देख रही हूँ, चाहे वो पीएम से मिले या फिर वो घुसपैठियों का मसला उठा रहे हैं या मतुआ समुदाय का उठा रहे हैं, तो वो कांग्रेस में भी ये बात का संदेश पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से वो आज उन्होंने इतने इंटरव्यूज दिए, इतने बाइट दी, और सबसे उन्होंने पूछा लोगों ने कि आप क्या बीजेपी में जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही झटके से झटकते हुए कहा कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हालांकि एक अलग बात है कि जब तक कोई नहीं जाता है तो वो मना ही करेगा, लेकिन मैं जहां तक ये देख पा रही हूँ कि वो यहाँ कांग्रेस में मीर जाफर नहीं होने वाले हैं। बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि उनको ला पाएगी, और दोनों ही तरफ से कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर नजर नहीं आता है। तो कांग्रेस को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है, ये इस बार एक बड़ा मुद्दा होने वाला है पश्चिम बंगाल में। और अगर बीजेपी के इस मुद्दे का जवाब देना है कांग्रेस को, और अगर उन्हें अभी ये कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीएमसी को भी एक तरीके से लूप में रखना, साथ में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अलायंस में तो साथ हैं, तो आप अपना कोई विरोध तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कांग्रेस को वहां खड़ा भी होना है और बीजेपी के साथ लड़ना है। तो ये घुसपैठियों का जो अभी मुद्दा है, या जो एसआईआर में जो इतने सारे वोट्स काटे जा रहे हैं, 58 लाख से ज्यादा जो अभी पता चला कि जो लिस्ट में जो है, ड्राफ्ट है, उसमें नहीं है। तो ये जो सारे मसले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और जो 2026 के चुनाव के ध्यान में रखते हुए अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं की मदद ले और उनका ढंग से इस्तेमाल करे कांग्रेस, और टीएमसी को भी अंदर खाने एक विश्वास में लेकर चले। हालांकि ममता बनर्जी जो ऐसी है, वो बहुत टैक्टफुल है, वो कभी भी अपने स्वार्थ से ज्यादा नहीं देखती है, क्योंकि पहले भी उन्होंने कांग्रेस को कभी ऐसा स्थान नहीं दिया, लेकिन चूंकि अलायंस में है और अब जिस तरीके से मुकाबला बीजेपी से है, और बीजेपी भी अब जितनी आक्रामक यहाँ पर हो रही है, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी रणनीति के आपको जिसे कहते हैं ना, वो बिछानी पड़ेगी बिसात, जिसमें एक मोहरा तो अधीर रंजन चौधरी भी होंगे और टीएमसी को उस तरह से साधा जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। आपने बात की चाहे प्रशांत किशोर की, तो हम सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर तो अभी प्रियंका गांधी से भी मिले थे। तो आप सोचिए कि बहुत सारे समीकरण बदलने भी वाले हैं। और अभी जो बातें आ रही हैं कि जिस तरह से एसआईआर में चीजें हो रही हैं और ईआरओ को लेकर मामला उठाया, और वहां के जो ऑफिसर्स एसोसिएशन हैं, उन्होंने इतनी चीजों को सामने उठाया है कि किस तरह से अभी तो हमने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ही देखा था कि कितना बड़ा खुलासा हुआ है कि ईआरओस के नाम पर जा रहे हैं नोटिसेस जिनको डिलीट किया जा रहा है, पर वास्तव में वो नहीं भेज रहे हैं, वो तो सेंटर से ही जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो कहते हैं उसी की तरफ से, आयोग की तरफ से जा रहे हैं, उनकी वेबसाइट की तरफ से। तो ये सब चीजों का खुलासा हो रहा है। और ये घुसपैठियों का जो ये सवाल है कि जो बात हुई कि हर कोई बंगाली बोलने वाला उसे बांग्लादेशी करार देकर के उसकी इस तरह प्रताड़ना की जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा तो कांग्रेस को बनाना चाहिए। और कांग्रेस, मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी के जरिए इसको एक मुद्दा बना रही है, क्योंकि ये काउंटर है बीजेपी का, जो घुसपैठियों को वहां पर मुद्दा बना रही है कि घुसपैठियों को वहां से हटाना है, और जो कह रहे हैं कि हम उसके बाद वो जो बॉर्डर है वहां का बांग्लादेश का, वो पूरा सील कर दिया जाएगा। तो मैं तो यहाँ पर एक बहुत अलग सी चीज देख रही हूँ। और मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी का कांग्रेस में ज्यादा स्थान है, और ये कांग्रेस को समझना चाहिए, अधीर रंजन चौधरी को खुद समझना चाहिए, और किस तरह टैक्टफुली वो वहां लड़े, चाहे प्रशांत किशोर की रणनीति का उसमें कुछ फायदा लेते हुए लड़े, और टीएमसी को कैसे टैक्टफुली साथ में लेकर बीजेपी का मुकाबला करे, घुसपैठियों वाले एंगल पे उनको जवाब दे। ये सब चीजों की जरूरत मुझे लगता है। ठीक है।